In the name of Allah Almighty, who is most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are doing well. आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर, जो एक्सटिंक्शन वाला चैप्टर था, उसमें से फ्यू टॉपिक्स हमारे रह गए थे, उन 3-4 टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये नोट बड़े सिंपल है, आपको इजीली मेमोराइज भी हो जाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आइलैंड बायोजियोग्राफी. पर फर्स्ट टॉपिक तो आइलैंड बायोजियोग्राफी. सबसे पहले तो देख लें इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे आउटलाइन में. इसके अंदर जो है वो, लेट मी ऑन माई मार्कर. हाँ जी, तो इसके अंदर जो है वो हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, इसकी फैक्टर्स इन एन एप्लीकेशन. तो उसके अंदर आइलैंड किसे कहते हैं? जजीरे को. एक ऐसी जगह, ज़मीन का वो टुकड़ा जिसके चारों गिर्द तरफ जो है वो क्या हो, इर्द गिर्द पानी हो. बायो मीन्स लाइफ, जियो मीन्स अर्थ, और ग्राफी का मतलब क्या होगा? टू एनालाइज, टू रिप्रेजेंट, टू ड्रॉ. तो ओवरऑल फिर आइलैंड बायोजियोग्राफी का क्या मतलब बनेगा? इसका मतलब बनेगा कि बायोडाइवर्सिटी जो है आइलैंड के ऊपर, उसका जियोग्राफिकल एनालिसिस किया जाए. ठीक है, अब वो बायोडाइवर्सिटी मीन्स अब उसमें जितनी भी लाइफ की डिफरेंट फॉर्म्स है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी. ठीक है, तो ये थी आइलैंड बायोजियोग्राफी. इसके अंदर हमने बच्चों क्या करना है, जो बायोडाइवर्सिटी है आइलैंड के ऊपर, उसका जियोग्राफिकल एनालिसिस करना है. इसको एनस्यूलर बायोजियोग्राफी भी बोलते हैं. तो इसके अंदर हम करते हैं क्या बेसिकली, इसमें जो नंबर ऑफ स्पीशीज आइलैंड पे पाई जाती है उनको हम रिलेट करते हैं लैंड एरिया के साथ और डिग्री ऑफ आइसोलेशन के साथ. यानी कि जो स्पीशीज़ की तादाद है आइलैंड के ऊपर, उसको कितना फ़र्क पड़ता है आइलैंड के साइज़ से. अगर एरिया बड़ा है या एरिया छोटा है, या फिर आइलैंड के करीब होने से या दूर होने से कितना फ़र्क पड़ता है उसको. ठीक है, इसको हमने डिस्कस करना है. तो उसके अंदर हम पहले डिफरेंट फैक्टर्स को समझते हैं कि किस फैक्टर से कितना फ़र्क पड़ेगा. तो उसमें पहला वाला जो फैक्टर है दैट इज़, वो है जी हमारे पास इमिग्रेशन. इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि आइलैंड के ऊपर कितनी नई स्पीशीज़ आ रही हैं. अब जितनी ज़्यादा नई स्पीशीज़ आइलैंड के ऊपर आएंगी तो इसका मतलब है वहाँ पे जो स्पीशीज़ का नंबर है वो बढ़ता रहेगा. इमिग्रेशन रेट हाई तो स्पीशी भी वहाँ पे ज़्यादा. और लेकिन वो एक हद तक, जब एक सैचुरेशन पॉइंट अचीव हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो हमारे पास नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, इमिग्रेशन रेट बढ़ने से हमारे पास एक हद तक जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा. उसके बाद डाइवर्सिटी कम होती जाएगी. क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पीशीज हो जाएंगी, सैचुरेशन पॉइंट अचीव हो जाएगा. उसके बाद वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हैबिटेट का कंपटीशन, रिसोर्सेज जितने भी हैं, फूड वगैरह, अगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है तो आने वाली स्पीशी तो बच नहीं सकेगी, उसका एक्सटिंक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे फिर. ठीक है, तो उसके बाद सेकंड है हमारे पास एमिग्रेशन, कि कितनी स्पीशीज छोड़ के जा रही हैं. इसके जो रिजल्ट है ना वो इमिग्रेशन के ऑपोजिट है. यानी कि अगर ज़्यादा स्पीशी छोड़ के जाएगी तो डाइवर्सिटी लो होगी, और अगर फ्यू स्पीशी छोड़ के जाएगी तो डाइवर्सिटी हाई होगी. ठीक है, सिंपल सी बात है. अच्छा, उसके बाद थर्ड है जी एक्सटिंक्शन. एक्सटिंक्शन रेट को हम आइलैंड साइज से रिलेट करेंगे. अगर आइलैंड का साइज छोटा हो तो एक्सटिंक्शन रेट ज़्यादा होगा, और अगर बड़ा हो वाइस वर्सा. वो कैसे? अब वहाँ पे हैबिटेट और रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो वो ज़िंदगी को आसानी से सपोर्ट करेगा. ठीक है, तो चौथा हमारे पास है आइलैंड का साइज़. अगर आइलैंड बड़ा होगा तो ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी, एक्सटिंक्शन कम. ठीक है, ये एक लिमिट तक. और उसके बाद अगर लैंड छोटा है, आइलैंड छोटा है, तो कम स्पीशीज़ हैं और वहाँ पे एक्सटिंक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे. ठीक है, ऑपोजिट. फिफ्थ लास्ट वाला हमारे पास है डिस्टेंस फ्रॉम मेनलैंड. आइसोलेशन मतलब अलहदा, कि कितना दूर है मेनलैंड से, कितना उसका वक्फा बनता है. अगर तो इसको मैं आपको एक तस्वीर से समझाती हूँ. इधर तस्वीर कहाँ गई है जी हमारी? ये देखें, इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ. ये देखें, ये ना मैंने एक तस्वीर बनाई है. ठीक है, इसमें आपको 4 ऑफशोर आइलैंड्स दिखाई गए हैं. ये वाला जो है वो मेनलैंड है, और यहाँ पे एक ए वाली जो है वो छोटा सा आइलैंड है जो कि दूर है. ये बी वाला जो है वो मीडियम साइज का, बी और सी, और डी वाला जो है वो बड़ा है और करीब है. तो अभी ए वाला है जो इतना दूर है, स्पीशी कहाँ सोचेगी मैं कहाँ इतनी तगोदोद करके इस पॉइंट तक जाऊँ जब मेरे पास करीब वाले ऑप्शन हैं. ठीक है, तो जब उसके पास करीब वाले ऑप्शन है तो स्पीशी क्या करेगी, यहाँ कम जाएगी. तो जो स्मॉल है और फार है वहाँ पे स्पीशी क्या होगी, कम. और जो बी वाला है और सी वाला है, ई जो है ना, इन दोनों के दरमियान में, ए और डी के दरमियान में होंगे, 2 एक्सट्रीम्स के बिटवीन. और डी वाला क्लोज है और लार्ज है, तो इसके लिए स्पीशीज जो है वो ज़्यादा होंगी, क्योंकि यहाँ मेनलैंड से यहाँ तक ट्रैवल करना उनके लिए आसान है. ठीक है, तो ये डायग्राम आपने यहाँ पे मस्ट कोट करनी है जब आप ये आइलैंड वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे. ठीक है, इधर तो यही वाली बात जो उसने इसमें की है, कह रहा है कि अगर ज़्यादा आइसोलेटेड हो, ज़्यादा दूर हो, तो थोड़ी स्पीशीज, जैसे हमने ए वाले को देखा. ठीक है, तो और सिमिलरली अगर, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड इमिग्रेशन होगी, रीजन क्या होगी, लिमिटेड इमिग्रेशन. और अगर लेस आइसोलेटेड है, मेनलैंड के करीब है, जैसे डी वाला था, तो वहाँ पे इजीली अप्रोच होगी उसकी, तो वहाँ पे जाएगा. ठीक है,
वहाँ पे जाके रहेगा, रिसोर्सेज ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। अब इसको ना हम एक मॉडल की एग्जांपल है, किसकी एग्जांपल है, मॉडल की। मॉडल क्या है, रोल ऑफ इक्विलिब्रियम मॉडल। तो इसमें क्या कहता है, ये इक्विलिब्रियम मॉडल क्या कहता है, ये भी इसी बुक में 1967 में ये जो बुक आई थी थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी, जो एडवर्ड विल्सन और मैक ऑर्थर जो है उन्होंने रिप्रेजेंट की थी, मैंने आपको शायद स्टार्ट में बताया भी है। तो उनकी उसी के अंदर इक्विलिब्रियम थ्योरी का भी जिक्र है। वो कहता है कि जो स्पीशी का नंबर है ना आइलैंड के ऊपर, वो ना इमिग्रेशन एक्सटिंक्शन पे नहीं बल्कि इनके डायनामिक बैलेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको आगे सैचुरेशन पॉइंट वाला डिस्कस किया वहाँ पे, कि अगर स्पीशी ज़्यादा इमिग्रेट कर रही है, सैचुरेशन पॉइंट अचीव हो गया, तो नए अराइवल जो है वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। एक्सटिंक्शन रेट ज़्यादा होगा इफ़ स्पीशी जो है वो ज़्यादा आती रहे वहाँ पे। ठीक है, तो ना सिर्फ खाली इमिग्रेशन ना एमिग्रेशन, बल्कि इनके डायनामिक बैलेंस जो है उससे पता लगेगा कि नंबर ऑफ स्पीशीज आइलैंड के ऊपर कितनी है। ठीक है, तो इसमें आप अगर आप रिलेट करना चाहें, बल्कि इसको आप स्किप कर देंगे गैलापागोस वाले को, एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि इसी जो है ना थ्योरी के अंदर एग्जाम्पल स्टडी की गई 7 डिफरेंट आइलैंड्स की। 7 आइलैंड को स्टडी किया गया। उसके अंदर क्या है कि वाई एक्सिस पे इस तरह एरिया ले लेना है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे, और वाई पे क्या ले लेना है, नंबर ऑफ स्पीशीज। ठीक है, 1, 10, 100,000। क्यूबा जो है वो बड़ा वाला था, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ स्पीशीज थी वो ज़्यादा थी। जो रिडोंडा है ये छोटा वाला था, स्पीशीज का नंबर थोड़ा था। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल से यहाँ पे अपने ग्राफ से एग्जाम्पल अपने शो कर देनी है। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक, जिसके अंदर हमने सिंपली जो है वो क्या किया है बच्चों, सिंपली हमने आइलैंड बायोजियोग्राफी की डेफिनेशन समझी है। ठीक है, इसको आप अपने वर्ड्स में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसके अंदर क्या है, क्लास हो रही है, एक्सक्यूज मी, मैं ना ज़रा लेक्चर देख रही हूँ। तो इसके अंदर जो है ना वो क्या है कि आइलैंड बायोजियोग्राफी हम कहाँ पे थे, हाँ जी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अच्छा जी, तो उसके अंदर क्या है, हमने क्या डिस्कस किया जी, डेफिनेशन हमने इसकी देख ली, और उसके हमने 5 फैक्टर्स कौन कौन से, इमिग्रेशन कि कितनी आ रही हैं, एमिग्रेशन कितनी छोड़ के जा रही हैं, और उसके बाद एक्सटिंक्शन के ख़त्म, जो एक्सटिंक्शन कब ज़्यादा होगी, चौथा आइलैंड का साइज़ के बड़ा छोटा होने से कितना फ़र्क पड़ेगा, और 5वां आइसोलेशन कि वो मेनलैंड से कितना दूर है। ठीक है, तो ये सिंपल सा टॉपिक था, उसमें आपने ये वाली डायग्राम मस्ट वहाँ पे सेंटर में एडजस्ट कर देनी, लास्ट पे आपने ये ग्राफ भी ड्रॉ कर दी, सेंटर में एडजस्ट कर लें। इस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मज़ेदार सा है, सिंपल सा, बहुत आसान सा टॉपिक है। इसमें लास्ट पे एप्लीकेशन भी है जी, हम क्यों पढ़े हैं इसको, इससे ये है कि इकोलॉजिस्ट जो है ना वो पढ़ सकते हैं कि जो आइलैंड के ऊपर स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी की क्या जो है ना वो रीजन, जब उन्हें रीजन पता लगेंगे तो उनको तरीके पता लगेंगे कि हैबिटेट को कैसे प्रिजर्व करके स्पीशी को बचाया जा सकता है, अगर कोई स्पीशी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा डिफरेंट स्पीशीज को अंडरस्टैंड करना और कैसे वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, उनके इन्वायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट करती हैं, ये सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उससे हमें हेल्प मिलेगी। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी। दिस वाज ऑल। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है जी वल्नरेबिलिटी टू एक्सटिंक्शन। इसमें हम आउटलाइन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके फैक्टर्स, इंडिकेटर्स और कंजर्वेशन एफर्ट्स। ठीक है, तो इसमें जो है इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग अगर बात करें तो जो है ना वल्नरेबिलिटी टू एक्सटिंक्शन क्या होती है, इस वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि कोई स्पीशी ख़त्म होने के कितने रिस्क पे है, कितना रिस्क है, हाउ मच रिस्क कि एक स्पीशी जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। अब वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, वो डिपेंड करेगा डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर। किस पे डिपेंड करेगा, फैक्टर्स के ऊपर, जैसा कि हैबिटेट लॉस, इन्वायरमेंट चेंज, अवर हंटिंग हो तो नहीं रही उस ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, या फिर उसको किसी बीमारी ने अटैक तो नहीं कर दिया उसकी स्पीशी के ऊपर। तो इस पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा एग्जाम्पल है उसके अंदर इंडस डॉल्फिन है, एशियाटिक लाइन है, मार्खोर है, ये सारी स्पीशीज जो हैं ये वल्नरेबल है, यानी कि दे आर मच एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन नियर फ्यूचर। तो इनको प्रिजर्व कंजर्व करने की ज़रूरत है। अगर कंजर्व होगी तो इनकी फिर हम जो है ना वो फर्दर इसकी जो सर्वाइवल है उसको इंश्योर कर सकेंगे। तो इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उसमें पहला है स्मॉल पॉपुलेशन साइज। अगर थोड़े इंडिविजुअल होंगे, ठीक है, यानी कि अब थोड़े कैसे हो सकते हैं, या तो हार्डली रिप्रोड्यूस करेंगे, और या फिर जो है पॉपुलेशन का साइज थोड़ा क्यों हो सकता है कि अब मिसाल के तौर पे एक स्पीशी है और उसका गेस्टेशन पीरियड ज़्यादा है, एक तो गेस्टेशन पीरियड भी ज़्यादा है, उसके बाद जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ पैदा हो रही हैं वो भी स्लो है, थोड़ी है। ठीक है, जैसे एलिफेंट है, ठीक है, अब उसकी नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है वो उसका जो गेस्टेशन पीरियड है वो लॉन्गेस्ट में अगर एग्जांपल देनी पड़े तो उसमें क्या आ जाता है, एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट की डिफरेंट स्पीशीज़ का वेरी करता है। फॉर एग्जांपल वो 22 मंथ्स तक भी, 18 से लेकर 22 मंथ्स के दरमियान जो है ना वो अक्सर एलिफेंट्स का गेस्टेशन पीरियड है, और उसमें क्या सिंगल ऑर्गेनिज्म अक्सर रिप्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कुछ इस तरह की चीज़ें हैं वो पॉपुलेशन के साइज़ को
कम कर देती है पॉपुलेशन का साइज, जिस स्पीशी का कम होगा उसमें रिस्क ज़्यादा बढ़ जाएगा। सेकंड जो है वो हमारे पास हैबिट, इस तरीके से आपने ना यहाँ पे ये डायग्राम बना देनी है जो मैंने यहाँ पे बनाई है, इसके नीचे आपने हेडिंग देनी है डिफॉरेस्टेशन की फिगर की, और यहाँ पे इस तरीके से आपने इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके बनाना है। यहाँ पे जैसे डिफॉरेस्टेशन का जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड डायग्राम, ठीक है, जहाँ आप कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बनाएं। मैं आपको क्लास में भी कहती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे आपने इस तरीके से कटिंग, हमने एक बर्ड जो है ना उसकी कटिंग होने से बर्ड का हैबिटेट डिस्ट्रॉय हुआ है, और उसके अलावा पास में जो ह्यूमन डिफरेंट एक्टिविटीज जैसे कि फैक्ट्रीज आने वाला स्मोक इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है, इस तरह के फैक्टर्स यहाँ पे दिखाने हैं। सेकंड है जी हमारा हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन। अब जो जानवरों के नेचुरल हैबिटेट है, मसलन वहाँ पे फॉरेस्ट, वेटलैंड, कोरल रीफ्स वगैरह, अब उनको इंसान तबाह कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, पोल्यूशन फैला रहे हैं, इन सारी स्पीशीज, इसकी वजह से स्पीशीज जो है उसका रिस्क, वल्नरेबिलिटी एक्सटिंक्शन की बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अब एग्जाम्पल क्या है जी, पाकिस्तान के अंदर अब बहुत सी स्पीशीज जो फॉरेस्ट में थी वो थ्रेटन हो चुकी है। क्यों? डिफॉरेस्टेशन और अर्बन स्प्रॉल की वजह से। अब क्लाइमेट चेंज, अब जो है ना क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बदल रहा है, रेनफॉल का जो है वो वेरिएशन आ रही है उसके अंदर और उसके रेगुलरिटी के अंदर। अब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, तो उसकी वजह से अगर कोई स्पीशी जो टेम्परेचर स्पेसिफिक है, यानी कि उसको उसी रेंज में सर्वाइव कर सकती है, उसके अलावा उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, तो क्लाइमेट चेंज जो है ऐसी स्पीशी का जो वल्नरेबिलिटी है एक्सटिंक्शन की, वो इंक्रीज कर देगा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अगर जो ज़्यादा, जिस तरह हम हंटिंग ज़्यादा कर रहे हैं, हम फिशिंग ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर हार्वेस्टिंग ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा हम तबाही अगर फैला रहे हैं, अब फूड चाहिए, मेडिसिन चाहिए, ट्रेड करनी है, इन सारे फैक्टर्स की वजह से स्पीशी जो है वो उस पर असर पड़ेगा, डिप्लीट होगी। अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या देखने में आया, अब हंटिंग की जा रही है वाइल्ड एनिमल्स की, ठीक है, उनकी स्किन के लिए, ऑन के लिए, और तो इससे क्या है उसकी जो डिक्लाइन के अंदर वो कंट्रीब्यूट करेंगे सारी एक्टिविटीज़। और इसके अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड वाइल्ड एनिमल्स को अब देखिए ना, पेट्स अगर आप फीरल एनिमल रख रहे हैं, कैट रख रहे हैं, डॉग रख रहे हैं, तो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन अगर वाइल्ड एनिमल को आप लोग पकड़ के पेट बना रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है कि अब मिसाल के तौर पे मंकीज़, टर्टल्स, इवन के रिप्टाइल्स को भी जो है वो इंसानों ने अब उसकी इलीगल कैप्चर कर रहे हैं उसको जंगलों से, जहाँ पे उनको वो मिल रहे हैं, ठीक है, वो अब उनको इलीगल कैप्चर कर रहे हैं, उसके बाद इलीगल ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अब वहाँ पे पूरा का पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस होगा। इकोसिस्टम इम्बैलेंस होगा कैसे, अब देखें वहाँ पे फूड चेन वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं पूरी की पूरी, ठीक है, प्रीडेटर है नीचे, प्राइमरी कंज्यूमर है टर्शरी, तो वो पूरी की पूरी फूड चेन डिस्टर्ब, तो इकोसिस्टम इम्बैलेंस, तो एज अ रिजल्ट जो है वो पूरा का पूरा स्पीशी का जो नंबर है वो डिक्लाइन करेगा, ठीक है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा पूरा का पूरा। अच्छा, उसके बाद लास्ट फिफ्थ वाला है इन्वेसिव स्पीशीज़, यानी कि अगर हम बाहर से लाके एक स्पीशी जो उस जगह की नहीं है, ठीक है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर हम ऑस्ट्रेलिया से लाके कोई स्पीशी लगा दें, इंडिया से लाके कोई स्पीशी इंट्रोड्यूस करा दें, अब वो स्पीशी जो है वहाँ की लोकल स्पीशी के साथ कम्पीट करेगी तो उसकी जो डिक्लिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये बड़े ध्यान से देखना पड़ता है इसको कि कौन सी स्पीशी आप एज अ नेटिव स्पीशी के साथ ला के इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इन्वेसिव स्पीशी। तो इसमें इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, इसमें लोअर रिप्रोडक्शन रेट है, ठीक है, फ्यू ऑफस्प्रिंग, अगर रिप्रोडक्शन रेट जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया तो ऑफस्प्रिंग छोड़ी होंगी, पॉपुलेशन का साइज थोड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें इंडस रिवर डॉल्फिन है, अब उसके अंदर यही मसला है कि उसका रिप्रोडक्शन रेट जो है वो थोड़ा है, तो जिस तरह मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई है इसको अपने लेवल करें ज़्यादा अच्छा है। इस तरह आपने जो है ना वो इंडस रिवर हर ऑर्गेनिज्म की जिसकी जितनी ज़्यादा ड्राइंग्स आती हैं उससे आपका पेपर उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कर लगेगा, और बायो के अंदर ड्राइंग्स मैटर्स अ लॉट, ठीक है, लेबल इसको आपने करना है। और उसके बाद है जी स्पेशलाइज्ड हैबिटेट कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो हैबिटेट स्पेसिफिक है, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है जी, फूड की अच्छा हम कहाँ पे, हाँ जी, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अब वो है लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है कि अब वो जो मौजूद हैं फ्रेगमेंटेशन या आइसोलेशन की वजह से वो किसी ऐसे आइलैंड पे चले गए हैं, या आइलैंड की या फिर किसी छोटे से आइलैंड की स्पीशी है, अब वहाँ पर कोई भी बीमारी आती है या कोई भी इन्वायरमेंटल या डिजास्टर चेंज आता है वो स्पीशी खत्म हो जाएगी। अब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ही लिमिटेड है, यानी कि वो किसी थोड़े से इलाके में पाई जा रही है, किसी थोड़े से एरिया में पाई जा रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी जो सर्वाइवल है वो वायबिलिटी जो एक्सटिंक्शन की वो बढ़ जाएगी। अब इसमें कंजर्वेशन एफर्ट हम क्या कर सकते हैं, कैसे बचाएं उसको, ठीक है, हमने पहले भी काफ़ी सारे प्रेजेंटेशन इसकी ली हुई हैं क्लास में, तो आप इसको इस टॉपिक को तो आप डिटेल से कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटेक्टेड एरियाज बनाएं, यानी कि आप नेशनल पार्क बनाएं, और या आप रिजर्व्स बनाएं, आप सेंचुरीज बनाएं। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जो है ना वो कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स करें, वो हम जू के अंदर कर सकते हैं कंट्रोल इन्वायरमेंट में। और उसके अलावा जो है ना वो लेजिस्लेशन कानून बनाएं और लोगों के अंदर आगाही फैलाएं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर वाइल्ड लाइफ एक्ट है, जिसके थ्रू जो है वो सर्वाइवल के लिए एफर्ट्स की जा रही हैं। थर्ड है जी आपका इजी था ना स्टूडेंट्स, इसके अंदर कुछ डिफिकल्टी वाली बात तो नहीं है, आपने सिर्फ पॉइंट्स के नाम याद कर लें, डिटेल आप अच्छी खासी खुद लिख सकते हैं, आई नो वेरी वेल। थर्ड है जी हमारे पास प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन एंड मिनिमम वायबल पॉपुलेशन। तो इसमें सबसे पहले हम इसको डेफिनेशन देखेंगे, फिर प्रॉब्लम देखेंगे और लास्ट पे कैलकुलेशन देखेंगे। तो स्मॉल पॉपुलेशन
यानी कि वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि लिमिटेड नंबर में है, थोड़ी तादाद है उनकी, ठीक है। अब पॉपुलेशन आइसोलेटेड होगी या उसकी फ्रेगमेंटेशन हुई पड़ी है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके वल्नरेबिलिटी के चांस ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई इन्वायरमेंटल चेंज आ सकता है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ सकता है। नेचुरल डिजास्टर क्या हो सकता है? फ्लड हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, ग्लेसिएशन हो सकती है। ग्लेसिएशन को पता है ना स्टूडेंट्स आपको, कि अभी जो देखे ना रिसेंट जो सीनोजोइक इरा के अंदर, अभी जो हम करंट सीनोजोइक इरा में रह रहे हैं ना, तो सीनोजोइक इरा में बहुत से बड़े बड़े मैमल्स, जिसमें वुली मैमूथ है, सैबर टूथ कैट है, वो ग्लेसिएशन की वजह से ये जानवर खत्म हुए हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ग्लेसिएशन क्या होता है कि बर्फ़ जो है ना वो ग्लेशियर्स की फॉर्मेशन को ग्लेसिएशन बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि या तो वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है बर्फ़, या फिर वो रिवर कितना स्लो मूविंग स्टार्ट कर देती है, स्लो मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। उससे क्या होता है, बहुत सारे जानवरों का हैबिटेट तबाह, उसके अंदर जितने उसकी लपेट में उस स्लो रिवर मूवमेंट के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सब तबाह हो जाएंगे। तो सीनोजोइक इराक के अंदर बहुत सी ऐसी जो है ना वो हमें एक्सटिंक्शन देखने में मिली जानवरों की। तो डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं वो बड़े क्रूशियल रोल प्ले करते हैं उनके सर्वाइवल के हवाले से। अच्छा, प्रॉब्लम्स में क्या है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या हो रहा है कि अब जो है थोड़े इंडिविजुअल हैं, उनके पास जो थोड़े इंडिविजुअल्स हैं उन्हीं को आपस में मीटिंग करनी, जब वही क्लोजली रिलेटेड आपस में मीटिंग करेंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी तो कम हो जाएगी। अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होगी तो उससे क्या होगा, पॉपुलेशन जो है वो लेस अडॉप्टेबल होगी इन्वायरमेंटल चेंज के। एवोल्यूशन देखें ना, अब अक्सर कोई बीमारी आती है या कोई, अक्सर उसमें से बहुत से लोग सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। अब स्पीशी के अंदर सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है वो अगर बीमारी अगर उन सबको ख़त्म कर दे, उसमें से किसी के अंदर भी जेनेटिक डाइवर्सिटी ना हो, तो क्या होगा, स्पीशी तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। और अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अगर स्पीशी में जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, तो उसमें से यकीनन कुछ ना कुछ ऐसे होंगे जो अपनी डाइवर्सिटी की वजह से उनके अंदर अडॉप्टेशन होगी, वो सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकंड है हमारे पास लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। और थर्ड है जी एलिफेक्ट। अब इसके अंदर क्या है कि इसमें अगर कम रिप्रोडक्शन हो रही है या तो उससे क्या होगा, यहाँ पे पॉपुलेशन का सर्वाइवल कम है, तो उसी पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो बहुत कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि अब इंडिविजुअल जो है उनको अपने जो मेट्स नहीं मिल रहे, ठीक है, या फिर उनको आप कहें कि इतने इनफ इंडिविजुअल्स नहीं है जो सपोर्ट कर सके ग्रुप बिहेवियर को। मिसाल के तौर पे फॉरेजिंग करनी है या प्रेडेटर से डिफेंस लेना है, तो फिर इसकी वजह से क्या होगा, एल इफेक्ट हमारे सामने आएगा, यानी कि हमारे पास रिप्रोडक्शन कम होगी या फिर पॉपुलेशन जो है वो उनका सर्वाइवल रिड्यूस होगा। उसके बाद चौथा है हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। स्मॉल पॉपुलेशन होगी, रैंडम इवेंट्स जो है वो जल्दी इंटायर पॉपुलेशन को इफेक्ट कर सकेंगे। तो अब हमने जो है ना वो मिनिमम वायबल पॉपुलेशन क्या होती है, ये वो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल है जो किसी पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए चाहिए, और वो लोग जो ओवर टाइम विदाउट एक्सटिंक्शन सर्वाइव कर सकें, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा स्पीशीज़ के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर। अब पॉपुलेशन का जो साइज़ है उसकी जो है ना वो उसको सर्वाइव करना चाहिए चैलेंजेस के बावजूद, उसकी जेनेटिक डाटा के अंदर इतनी डाइवर्सिटी होनी चाहिए। अब कौन कौन से फैक्टर्स इसको इम्पैक्ट कर सकते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी है, हैबिटेट क्वालिटी है, ब्रीडिंग सक्सेस है, जैसा कि हमने देखा अभी ऊपर। तो ये सारे जो है ना इसके अंदर फैक्टर्स आएंगे। तो अगर आपको कभी स्टूडेंट्स, अगर हम इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें कि अगर आपको किसी पॉपुलेशन के अंदर कैलकुलेट करना है कि मिनिमम वायबल पॉपुलेशन कितनी है, कि अगर हमारे पास टोटल पॉपुलेशन इतनी है तो इसमें से कितने लोग सर्वाइव करेंगे, ठीक है, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक सिंपल बेसिक फार्मूला बता रही हूँ। सिंपल बेसिक फार्मूला ये है कि ये देखें अच्छा ये देखें, ये फार्मूला है हमारे पास। तो रियल ब्रीडिंग कैलकुलेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन अगर आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी पड़े तो आप कैसे करेंगे? तो इसमें हमने फर्स्ट करें कि यू हैव टू एस्टिमेट स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन साइज, ठीक है, इन ब्रीडिंग और एक्सटिंक्शन वगैरह को मद्देनजर रखते हुए। तो उसमें अब ये फार्मूला है 1000 डिवाइड बाय आर इंटू 1 माइनस ई इन रेज टू पावर, बाहर माइनस है, ठीक है, बाहर क्या है जी, माइनस आर इंटू टी। अब इसमें आर क्या है, ये ग्रोथ रेट है हर ईयर कितना होगा, ई यूलर्स नंबर है जिसकी वैल्यू 2.718 होती है, और उसके बाद टी क्या है जी, स्मॉल टी वो टाइम पीरियड है। तो अब फर्स्ट करें हमने ये जो है आर की वैल्यू है ना वो हमारे पास फर्स्ट करें जी ग्रोथ रेट जो हमारे पास आ रहा है पॉपुलेशन का वो है जी 0.1, और टाइम हमारे पास 10 ईयर, यानी कि अगले 10 सालों में कितना। तो ये वाली हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, ये माइनस है ना बाहर, ये आपने यहाँ माइनस आपने कंसिडर कर लेना। आर इंटू टी के अंदर क्या है जी, माइनस है यहाँ पे,
जैसे यहाँ पे डाला हुआ है मैंने, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, अब इसके अंदर सबसे पहले हम आर जो इसमें रेज टू पावर में लिखा हुआ है आर इंटू टी माइनस ब्रैकेट आर इंटू टी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है सबसे पहले। आर हमें पता है 0.1 है, टी हमें पता है 10 सालों के लिए हमने देखनी है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, -1 हो जाएगा, 1/e करेंगे, 1 की बाय 2, इसमें ई की वैल्यू मैंने आपको यहाँ बताई है कितनी होती है 2.718, उसको हम यहाँ पुट करेंगे। उसके बाद इसको फार्मूला में हमारे पास क्या आएगा 0.3679 हमारी वैल्यू आई, तो उसको हम माइनस करेंगे, देन उसको 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास बनेगा तकरीबन 15,837। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिला कि मिनिमम वायबल पॉपुलेशन जो है इसकी, अगर हमारे पास ग्रोथ रेट कितना हो 0.1, और अगर हमारे पास टाइम 10 ईयर्स हो, हमने 10 ईयर्स तक कैलकुलेट करनी हो, तो उसके लिए हमारे पास कितने इंडिविजुअल चाहिए होंगे उसके 15,837। मिनिमम वायबल पॉपुलेशन कितनी होगी 15,387, मतलब कि इस स्पीशी को के जो है ना वो इतने हमें लोग चाहिए इस पॉपुलेशन के अंदर अगले 10 साल तक, जो कि मेंटेन कर सकें डाइवर्सिटी और एक्सटिंक्शन रिस्क से बचा सकें। ठीक है, इजी था ना, सिंपली आपने फार्मूला लेना है। ठीक है, सिंपल, अगर आपको लेट सपोज कोई न्यूमेरिकल आ गया, आपने सिंपली इस फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, बस इसकी यूलर्स नंबर की आप याद कर ले 2.718। ठीक है, ये मैंने आपको सिंपल से बताया, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ही बताई। ठीक है जी, और उसके बाद लास्ट है हमारे पास जिसके अंदर हम लोगों ने देखना है कि लॉस ऑफ नेट डाइवर्सिटी और इफेक्टिव साइज क्या होता है। अभी हमने देखा मिनिमम वायबल पॉपुलेशन, अब हम देख लेंगे इफेक्टिव पॉपुलेशन, और उससे पहले लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी समझना है हमने। डाइवर्सिटी का जो है ना वो लॉस क्या होगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी का लॉस क्या होगा कि स्पीशी के अंदर जो उनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर वेरिएशन खत्म हो जाए, मतलब जीन्स और अलील्स के अंदर वैरायटी खत्म हो जाए। अगर हमने अभी डिस्कस किया कि अगर वैरायटी खत्म होगी तो क्या होगा, इन्वायरमेंटल चेंज, डिजीज, बाकी सारे चैलेंजेस को लेके वो वल्नरेबल ज़्यादा होंगे। अब उसकी वजह हमने आगे भी डिस्कस, डिस्ट्रक्शन है। ठीक है जी, और उसके बाद है जी ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, क्लाइमेट चेंज है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन है, ये सारे फैक्टर्स। अब इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज क्या है, अब देखें पॉपुलेशन साइज तो होगा कि टोटल कितने नंबर है। अब इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज वो लोग जो रिप्रोडक्शन में एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब सारे के सारे कंट्रीब्यूट ही कर सकते, लेट सपोज जो है ना वो हमारे पास 100 लोग हैं, अब 100 के 100 जो है रिप्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं करेंगे। अब क्यों, क्योंकि जी उसके अंदर जो है ना कुछ वो 2 यंग होंगे, या फिर 2 ओल्ड होंगे, या फिर उनके पास सूटेबल मेट नहीं होगा। तो ये सारी रीजन जो है सारी की सारी पॉपुलेशन इफेक्टिव नहीं होती। इफेक्टिव कौन सी होती है, जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर रोल प्ले कर रही होती है। तो अब ये जो NE, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, NE से। किसको, इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, NE से। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है जेनेटिक हेल्थ के लिए, क्योंकि अगर लो NE होगा हमारे पास, अगर कम जो है वो इफेक्टिव पॉपुलेशन होगी, तो उससे क्या होगा, इन ब्रीडिंग का रिस्क ज़्यादा होगा, जिससे जेनेटिक म्यूटेशन अगर एक्यूमुलेट हो जाए हार्मफुल, तो वो एक्सटेंशन की तरफ लेके जा सकती है। एवोल्यूशनरी पोटेंशियल उनका कम होगा। ठीक है, अब जिस तरह कोई डिजीज़ आएगी, अगर उन सब के अंदर डाटा तो एक जैसा है, तो इवॉल्व होने के और अडॉप्ट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करने के ओवर टाइम उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो लो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर उसके उल्ट अगर लार्जर है, तो फिर ज़्यादा उनके अंदर चांस होगा इंडिविजुअल्स के अंदर ओवर टाइम अडॉप्ट करने का, इवॉल्व करने का। थर्ड है मेटिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर हमारे पास हायर NE हो, यानी कि हायर, ये हमारा लास्ट पेज है बच्चों, तो इसके अंदर क्या है कि अगर हमारे पास हायर NE हो यानी इफेक्टिव पॉपुलेशन ज़्यादा हो, तो डाइवर्स जेनेटिक मेट होंगे, तो हमारे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी भी ज़्यादा हो गया था रिजल्ट। इसमें कौन सा फार्मूला है, आपने सिंपल ये 2-3 फार्मूलाज, अभी तक आपने ओवरऑल कोई इतनी खास कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं की है। एक आपने वो जो है प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने देखा था, और अभी तक ये तो ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अगर आप लोग जस्ट टॉपिक्स याद करें, एक्सप्लेनेशन तो आप खुद भी लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर फार्मूला ये है, N इज इक्वल टू, एक दफ़ा मल्टीप्लाई करना है नीचे NF NM को, और एक दफ़ा इनको प्लस करना है। NF NM क्या है, NF जो है वो फीमेल का नंबर है, और NM जो है वो मेल का नंबर है। ठीक है, अब फर्ज करें, मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है, तो फर्ज करें कि फीमेल की जो तादाद है वो 60 है और मेल की 40 है। ठीक है, तो हम इनको वैल्यू को पुट करते हैं इस फार्मूला के अंदर। ठीक है, इसको इसमें मैंने पुट किया, तो इसमें बच्चों हमारे पास क्या आया, 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 60 लिख देंगे NF की जगह, और NM की जगह 40, और नीचे वही इनको प्लस में लिख देंगे, तो टोटल हमारे पास आंसर आएगा 96। कितना आंसर आएगा बच्चों, 96 हमारे पास आंसर आएगा। इसका मतलब इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज में कितना है, 96। हालांकि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 100, मेल फीमेल को मिलाकर 100 बन रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कितने करें, 96। यानी कि ये वो लोग हैं जो कि रिप्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको किसी भी स्पीशी के रिलेटेड इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज कैलकुलेट करनी हो, आप इजीली इस तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा, अगर आपको मल्टीपल जनरेशन की करनी हो, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, आपने 2-3 की करनी है, तो उसके लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें T जो है वो नंबर ऑफ जनरेशन है, और N1 N2 N3 कितनी है कि पॉपुलेशन साइज हर जनरेशन में कितना है, वो N1 N2 N3 होगा। ठीक है, फर्स्ट करें कि आपने जो है ना वो 3
जनरेशन का करना है तो टी की जगह आप 3 लिख देंगे और बाकी जो नंबर है वो आप यहाँ पुट करके वैल्यू अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो एनी यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज। ठीक है, तो ये था आज के आसान सा हमारा टॉपिक और आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है हम स्टिल ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, और मोर ओवर जिनका रिकॉर्डिंग ओपन का इशू है बच्चों का GR आप तो उनको जो है वो मैं लिंक शेयर कर दूँगी ग्रुप में, तो वो आप उनके साथ शेयर कर दें। ठीक है, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।